तो अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अकरेंस ऑफ H2 या हाइड्रोजन, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इम्पोर्टेंस डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस कर चुके हैं। प्रिपरेशन डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। और क्या था बच्चों? यूज ऑफ हाइड्रोजन, ये हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट अभी ये हाइड्रोजन के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। अभी हाइड्रोजन से क्या क्या कंपाउंड फॉर्म होते हैं और हाइड्रोजन की क्या क्या कंपाउंड फॉर्म होने का उनका क्या यूज है। जैसे हाइड्रोजन से हाइड्राइड फॉर्म होते हैं, वाटर भी हाइड्रोजन का ही कंपाउंड है, वो भी फॉर्म होता है। उनके क्या क्या यूज है और कैसे फॉर्म होते हैं और क्या क्या उनकी केमिकल रिएक्शन है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है हाइड्राइड का। ओके भाई, हाइड्राइड का टॉपिक आता है। हाइड्राइड में मैंने आपको लिखा था, नेक्स्ट पेज में करता हूँ। हाइड्राइड में है नहीं था, कल मैंने बताया था हाइड्राइड में। किसी को कुछ डाउट था उसमें? दो दो तीन पॉइंट बताए थे मैंने हाइड्राइड में। ओके, इसमें क्या देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन है ना अपना, वो किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन कर जाता है पीरियोडिक टेबल में। मैंने आप लोगों को बताया था, बट किससे रिएक्शन नहीं करता? नोबल गैस से रिएक्शन नहीं करता, और कुछ और एलिमेंट है जिनसे रिएक्शन नहीं करता। मैंने पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको दिखाया था। मैं वो आपको फिगर निकाल के दिखाता हूँ कौन कौन से। ये आप लोगों को मैंने दिखाया था। किसी को इसमें डाउट था कल? हाइड्राइड मैंने कल आप लोगों को बताया था। मेनली हाइड्राइड का डेफिनेशन दिखाया था कल। हाइड्राइड का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है मैंने वो बताया था। MXHY जनरल फॉर्मूला होता है। और मेनली 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स होते हैं। कौन कौन से, कोई बताएगा? मेटालिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड, और वो नॉन कोवेलेंट हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड। क्योंकि इनका दूसरा नाम है सॉल्ट लाइक या सोलैन हाइड्राइड। सोलैन इसका मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, इसका है नॉन स्टोइचियोमेट्री। ओके, ये मैंने 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड फॉर्म कैसे होते हैं और इनका क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो आप लोग देखते हैं। ओके, जो आयनिक, सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक हाइड्राइड की। बच्चों हेडिंग डाल दो आयनिक हाइड्राइड। जैसा कि मैंने बताया था कल, जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं वो मोस्टली एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अभी यहाँ पे देखा, जो आयनिक हाइड्राइड है, ये येलो कलर वाले हाइड्राइड है, वो बेसिकली एस ब्लॉक के हाइड्राइड, एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं।
हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। एस ग्रुप के एलिमेंट पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। हाइड्रोजन से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, बहुत कम मीन्स हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। जो मैंने ऑर्डर लिखाया था वो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का ऑर्डर था। ओके, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, उसको उल्टा कर देंगे तो वो नेगेटिविटी हो जाएगी। तो जो एस ब्लॉक में H2 फॉर्म, ionic hydrides with most of the S ब्लॉक एलिमेंट। रीजन क्या है, या विच आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ओके, रीजन है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी लोअर देन हाइड्रोजन। ओके, इसलिए ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड फॉर्म होते हैं। ओके बेटा, इनमें से दो एक्सेप्शन है, अभी मैंने दिखाया था कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, दो एक्सेप्शन है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये दोनों फॉर्म नहीं करते हैं, उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों नहीं फॉर्म करते हैं, इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सेप्शन में हेडिंग डाल लीजिए। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेरिलियम हाइड्रोजन क्यों नहीं फॉर्म करते हैं, और ये जब हाइड्राइड, अगर ये आयनिक हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं, तो ये कौन सा हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ये एक बार आया था, आई थिंक BH2 और ओके। इनका मैंने स्ट्रक्चर, जो जनरल फॉर्मेशन होता है, जनरल स्ट्रक्चर होता है, MH होगा और MH2 होगा। ये दोनों, ये एल्कली मेटल्स के लिए, और एल्कली मेटल एल्कली अर्थ मेटल्स। ओके, बच्चे जब तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट। Yes, sir. ओके, अभी जो देखो, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है। One or two. और टू, 1 2 1 होती है, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी नेचर में है। तो जब जब भी एस ब्लॉक के एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, जैसे NaH है, तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, तो इनका तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 ही रहेगा, बट इसका -1 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्राइड या एस ब्लॉक के साथ जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है। तो इसमें ये नोट में लिख लेना, आप लोगों को याद होगा, ये काम आएगा। The oxidation state of hydrogen in hydride is -1। तो बेटा ठीक है, लिख लिया। अभी इनका प्रॉपर्टीज कुछ लिख लीजिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे फॉर्म हुआ पता लग गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं। दो एक्सेप्शन है, जो लोग जो हाइड्राइड हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, देखो, क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड इन नेचर होते हैं, जो भी हाइड्राइड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं इन नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड इन नेचर। देखिए,
ओके, नंबर 1। नंबर सेकंड डाल लीजिए, दे फॉर्म स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड। स्टोचियोमेट्री समझ रहे हो आप लोग? हाँ सर। क्या होता है बताइए। सर सेम मोल्स के रेशियो में होता है। सेम मोल्स का रेशियो, देखो स्टोचियोमेट्री में ये है कि जो उनका रेशियो है ना, वो एक रेशियो एक क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। जो डेसिमल फॉर्म में होता है ना, वो रेशियो नहीं होता उनका। जैसे NaH है, MgH2 है, वो इनका रेशियो क्या है, 1:1, इनका रेशियो 1:2 है। अब ऐसा नहीं है कि ये 1:1.5 या 1.8, 2.3, इस तरीके से नहीं होगा। ये हाँ। स्टोचियोमेट्री, ओके। तो नॉन स्टोचियोमेट्री में थर्ड टाइप ऑफ हाइड्राइड लिखा है ना, उसमें लिखा है नॉन स्टोचियोमेट्री, तो उसमें ये चीज, ये तीनों टाइप के कंपाउंड है उसमें फॉर्म होते हैं। जो थर्ड मैंने लिखा है वो मैं अभी डिस्कस करेंगे हम लोग उसको। तो इधर तक समझ में आया? हाँ। मोस्ट ऑफ देम आर कलरलेस, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों अपने आप से पॉइंट डाल लेना, एटलीस्ट 5-6 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये जो पॉइंट है याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं जो जो पॉइंट है, क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, स्टोचियोमेट्री वाला ये पॉइंट याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है। बट जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में भी मैं बताते जा रहा हूँ, जैसे ये कलर लेस होते हैं, तो आप लोग आइडिया लगा चाहिए। एग्जाम में लिख सकते हो बट जरूरत नहीं है इसका, इस पॉइंट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ओके, जब इनको इलेक्ट्रोलाइट, जब हाइड्राइड के इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इनका, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। आप लोगों को पता है, मैं आपका रिएक्शन, आपको रिएक्शन दिखा चुका हूँ। Na है, जब इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पे 2Na प्लस H2 गैस बनती है। ये लिखा चुका हूँ ना मैं आपको, प्रॉपर्टीज में लिखाया हूँ कि हाइड्राइड से H2 गैस कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको लिखाया हूँ प्रॉपर्टीज में। तो ये यहाँ तो उसका यूज आ गया। ओके, समझ लिया बेटा। ये कहाँ पे बनती है, ये गैस कहाँ पे बनेगी, किसी को याद है? एनोड पे। एनोड पर गैस बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड व्हिच आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब ये जैसे देखो, जैसे लिथियम हाइड्राइड है, जब ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करेगा, तो Li2H4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसमें स्टडी करोगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है। ओके बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। ओके, इसके अंदर और रिएक्शन लिख लीजिए। SiCl4 प्लस NaH, SiH4 प्लस NaCl। ओके, PbSO4 प्लस CH2 PbS
ओके, आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। ओके ओके, PbSO4 plus 2CH2 plus PbS प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ओके, देखो ये जो रिएक्शन है मैंने आपको लिखा दिया है, ये इसमें से ये SiH4 है, ये PbS है, ये हाइड्राइड्स है, ये आपको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये सारी रिएक्शन जो होती है ना, ये एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन होती है। ओके, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी तभी जाके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे जो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए, they have high heat of formation showing their relative stability. Next point, अभी देखो जो फॉर्मेशन होता है ना इनका, इनके लिए फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, मतलब हाई टेम्परेचर पे ये फॉर्म होते हैं, तो इनका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है बच्चों। देखो अगर किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं जैसे, या किसी चीज को हम लोग दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, तभी तो उसको एनर्जी देना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये हाई हीट, and they have high heat of formation. That shows their relative stability. ओके, अभी देखो इसमें हमें LiH है सपोज, ओके, NaH, KH, इसी के आगे है SrH2, BH2। ओके, इनका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है देखिए 90.4, 58.2, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये क्या ट्रेंड शो करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया उसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। 36.5, 54.4, 188.8, 177, 171। ओके, तो जो स्टेबिलिटी है आप लोगों को देखा होगा कि जो डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप में क्या होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। ये जो डाउन सीरियम है, जब ये ग्रुप जाने, डाउन द ग्रुप जाने पे इसकी स्टेबिलिटी जो हीट है वो डिक्रीज हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ हाँ एंड जब ये क्या बोलते हैं इसमें अलोंग द पीरियड में जाते हैं, तो ये देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे क्या कैल्शियम होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो साइज ऑफ कैटायन, इसका साइज बढ़ता है तो ये इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। पीरियोडिक टेबल में देखा ना आपने, ऐसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, यहाँ पे कैल्शियम होता है, सॉरी यहाँ पे होता है कैल्शियम, ये 19 होता है ना, ये 20 होता है, यहाँ पे कैल्शियम होता है। तो जैसे इसका साइज बढ़ता है, कैटायन का साइज बढ़ता है, तो इसका एनर्जी इंक्रीज होने लगता है। ओके, तो ये पॉइंट है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये कि इनका स्टेबिलिटी ट्रेंड्स लिखना है, ग्रुप में स्टेबिलिटी ट्रेंड्स है वो डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है। तो आप लोगों को ये एनर्जी का, ये एनर्जी आप लोगों को शो कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी शो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये याद रहना जरूरी है कि इस तरीके से इसका एनर्जी इस तरीके से डिक्रीज होता है। ओके,
इतना ही आया था एग्जाम में, इन चारों के लिए पूछा गया था। देखो मैं क्वेश्चन फायर आज मैं आप लोगों को सीट दे दूंगा तो उसमें क्वेश्चंस होंगी इस तरीके से कि इसका ट्रेंड्स क्या है, ग्रुप में क्या ट्रेंड्स जाता है, और पीरियड्स में क्या ट्रेंड्स होते हैं। ओके, समझिए बच्चों, सीट्स दूंगा तो उसमें होगा ये। आई थिंक सीट्स पता नहीं कहाँ पे रखा है। सर NaH का KH से कम होगा ना? NaH का KH से कम होगा ना, 58.2 और 59 है ना वो। जो ग्रुप में जाते हैं ना हम लोग, पूरा ग्रुप में, ये देखो पीरियड टेबल आप लोगों को बताया ना मैंने अभी। पीरियड टेबल कहाँ पे है? इसमें जाते हैं जब हम लोग जाएंगे, दिख रहा ना आप लोगों को, जब यहाँ पे जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा, जब इस तरीके से चलेंगे तो ये इंक्रीज होगा। समझ गए? हेलो, हाँ सर, पर वो NH का आपने 58.2 लिखा है ना, और KH का 59 लिखा है, तो NH का KH से कम हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, वो कम होगा, बट उसका क्या केएच का जो साइज है ना, साइज ऑफ टाइम की वजह से ये थोड़ा एक्सेप्शन है, बट इसको उतना काउंट नहीं करते हैं। इसका 59 ही है, किसी किसी बुक में अलग लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में इसमें 57 लिखा हुआ, 59 लिखा हुआ है, तो उसको 57 भी आप कर सकते हो। 57 का बुक का पीडीएफ बुक है मेरे पास, उसमें लिखा हुआ है। बट इसका जो साइज की वजह से जो होता है ना, लेटेस्ट एनर्जी इसका थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें जब डेंसिटी ऑफ हाइड्राइड, इसमें एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, जो कि आप लोगों को मार्क्स लाने में इंपॉर्टेंट होगा। डेंसिटी ऑफ हाइड्राइड्स greater than that of the metal. They form. ओके, इसका मतलब समझ रहे हो, सोडियम का डेंसिटी है वो ज्यादा होगा सोडियम हाइड्राइड से। डेंसिटी ऑफ हाइड्राइड, सॉरी, density of hydride is greater than the density of metal. हाइड्राइड का डेंसिटी ज्यादा होगा सोडियम से। समझिए बच्चों, सोडियम हाइड्राइड का डेंसिटी ज्यादा होगा सोडियम से। ओके, ये क्यों होता है? इसलिए क्या हो, जो एच आयन होते हैं ना, एच आयन ऑक्यूपाई कर लेते हैं जो होल ऑफ लेटेस्ट एनर्जी है, लेटेस्ट पॉइंट है, जो मेटल्स के लेटेस्ट पॉइंट है, वो एच आयन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से एच आयन उसमें फिट बैठ जाता है और ये NaH बनाता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर आपको पॉइंट बना के लिखना है तो लिख सकते हो। पॉइंट लिखा हूं मैं, आगे बढ़ो। एच आयन ऑक्यूपाइड द होल ऑफ लैटिस ऑफ मेटल। एच आयन occupied the holes of the lattice of metals without distorting each lattice point. ओके, एक पॉइंट और है, ग्रुप फर्स्ट हाइड्राइड इज मोर रिएक्टिव
then group 2 corresponding group 2 corresponding group 7. Okay, corresponding group 7. ग्रुप 1 का जो हाइड्राइड है उससे करस्पॉन्डिंग जो ग्रुप 7 का हाइड्राइड है उससे ज्यादा नेगेटिव होता है। ये जो आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज होगी। ओके बेटा, अभी इसमें से जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसमें आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट है जो हाइड्राइड का स्टेबिलिटी वाला है, वो पॉइंट है कि स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज द साइज ऑफ, जैसे साइज का कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, जैसे पोटेशियम अगर कैल्शियम में कंपेयर करेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, मतलब उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करते हैं। तीसरा पॉइंट है क्रिस्टलाइन नेचर में होते हैं। और फोर्थ पॉइंट है स्टोसिमेट्री कंपाउंड होते हैं। ओके, ये 4 एंड 5 पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना। बाकी पॉइंट मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन से बता दिया। बाकी पॉइंट अगर आप कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते। बट आपको कीप इन माइंड में रखना है, क्योंकि आप लोग अगर किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप लोगों को नॉलेज मिलेगी। ओके, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा? अभी आ रहा बेटा? थोड़ा सा। ओके, हेडफोन। अभी क्लियर हो रहा? हाँ सर, है थोड़ा। ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है, आप सेकंड हेडिंग डाल लीजिए, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ओके, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। सेकंड पॉइंट है। ओके, अभी देखो, जो हाइड्रोजन होता है, जो कोवैलेंट हाइड्राइड फॉर्म होता है ना, हाइड्रोजन फॉर्म मॉलिक्यूलर कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ दी सबसे कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। रीजन क्या है? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बहुत स्मॉल होती है, इसलिए सारे के साथ ये कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। ओके, देखिए पॉइंट H2 forms molecular compounds with most of the p block element। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है। रीजन लिख लीजिए इसमें, रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between these elements and hydrogen which very less or small W।
ओके, लेस और स्मॉल। ओके, अभी ये आप लोगों को पता लग गया कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ फॉर्म होते हैं। ओके, अभी ये जितने भी एलिमेंट होते हैं ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण। जो कोवेलेंट नेचर होता है ना, इसकी वजह से ये वोलेटाइल इन नेचर होता है। वोलेटाइल समझ रहे हैं ना आप लोग? वोलेटाइल क्या होता है? हाँ सर। गुड। अब इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपेयर्ड बाय आइदर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट और हाइड्रोलिसिस ऑफ द मेटल। एक पॉइंट बना लीजिए, प्रिपेयर्ड आइदर बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल बोराइड। नेक्स्ट कॉमन है कार्बाइड्स, नेक्स्ट है नाइट्राइड्स, नेक्स्ट है फॉस्फाइड, एक्स्ट्रा। ओके, इन ये प्रोसेस है प्रिपेयर करने का। ओके, प्रिपेयर हो जाते हैं, इनका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज में आप लोग नोट कर लीजिए कि दे आर वोलाटाइल इन नेचर, ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, समझिए बच्चों, कोवेलेंट नेचर के कारण ये वोलाटाइल इन नेचर में। अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला इनका होता है एम एच, ये तो होता है एल्कली का, MH2 एल्कली अर्थ मेटल्स का, इसका होता है MHN। मतलब इनका डिफरेंस नहीं है। ये जो पीरियड्स में ना पी ब्लॉक में जाते हैं, 7th 8th पीरियड में जितना भी पी ब्लॉक है उनका डिफरेंट डिफरेंट है। आप लोग देखिए इधर में, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स है ना, ये कोवेलेंट हाइड्राइड ये फॉर्म करते हैं सारे इधर। इतना एलिमेंट है ये फॉर्म करते हैं, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, ये क्या फॉर्म करते हैं मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। आज हाइड्राइड टॉपिक पूरा खत्म करेंगे हम लोग। जितना भी, तो इनका जो MH फॉर्म है वो अलग अलग डिफरेंट है। जैसे MH3 2 इधर से MH1 2 3 के आसपास फॉर्म करते हैं। जैसे H इसके साथ हाइड्राइड क्या फॉर्म करेगा? HF बन जाएगा। इसके साथ हाइड्राइड क्या फॉर्म करेगा? H2O बन जाएगा। इसके साथ हाइड्राइड क्या फॉर्म करेगा? NH3 बन जाएगा। इसके साथ कार्बन के साथ CH4 बन जाएगा। बोरॉन के साथ BH2 बन जाएगा, BH3 बन जाएगा। इसके साथ कैसे बनेगा? BH3 बनेगा ना। एल्यूमिनियम के साथ इस तरीके से ये फॉर्म करेगा। ओके, अभी देखो, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स ऑफ देयर लुईस स्ट्रक्चर। अभी देखो, इस इन सब का लुईस स्ट्रक्चर अलग अलग होगा और इनके पास इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होंगे। इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए आगे, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन
थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर वन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच। नंबर टू है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। नंबर थ्री है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन रिच, ओके, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच, तीन टाइप का हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। अभी इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है आप प्रॉपर्टीज में मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी कर लिया था ना बच्चों? अभी देखो, इसमें नंबर वन में आप लिख लीजिए, इस तरीके से तीन कॉलम बना लीजिए। ओके, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ओके, इलेक्ट्रॉन रिच। देखो जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है, ग्रुप 13 जिसमें बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, ग्रुप 13 के एलिमेंट है, फॉर्म विद ग्रुप 13 एलिमेंट। नंबर वन डाल लीजिए इसे बच्चों, नंबर वन है, इसके लिए भी नंबर वन है। अभी इसी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर वन जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है उससे फॉर्म करते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट पता है ना आपको? ग्रुप 13 के एलिमेंट ये ग्रुप 13 है। जो बोरॉन वाला ग्रुप है ना, ये ग्रुप 13 है, ये 14 है, ये 15 है, 16, 17। आई थिंक पीरियड टेबल आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पीरियड टेबल? हाँ सर पढ़ा। हाँ, पढ़ा है सर। तो ये सब तो आप लोगों को आइडिया होगा। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट से ये रिएक्शन करके फॉर्म होते हैं। ओके, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, एक्सेट्रा, बाकी सभी। ओके, अभी देखो, जब अगर BH3 फॉर्म करेगा, जब ElH3 फॉर्म करेगा, तो इनके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती है। बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताया कोई? 5 हम्म? नहीं है 3 3 होते हैं। 3 3 इसके एल्यूमिनियम के भी, इसमें भी 3 होंगे। ग्रुप 13 है तो 3 एलिमेंट होंगे। ओके, जब 3 एलिमेंट होते हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर, अगर लुईस स्ट्रक्चर इसका देखेंगे हम, बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, 3 हाइड्रोजन है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब ये शेयर कर लेता है, इसके लास्ट सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 to 4 to 6। हम 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन और होते हैं तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की कैटेगरी में इसको रखा गया है। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की कैटेगरी में इसको रखा गया है। अभी इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने बना लिया वो तो ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर फिनिश कर दूँ। सेकंड है, सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया,
do not have sufficient electron to form covalent bond. Okay. ओके, थर्ड है, देखो बच्चों, अभी लुईस एसिड लुईस बेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो ये लुईस एसिड हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो लुईस बेस हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में जिनके पास ना तो कम इलेक्ट्रॉन ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने हैं उनके पास उतना काफी है उनके पास, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कैटेगरी के हाइड्राइड्स होते हैं। जैसे ये सबसे पहले ये फॉर्म होते हैं, फॉर्म विथ ग्रुप 14 एलिमेंट। ओके, इनका एग्जांपल लिख लीजिए आप, CH4 है, SiH4 है, जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ फॉर्म होते हैं। अभी देखो इनका फिगर कैसे बनता है। CH4 क्या होता है? CH इसका सबके इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट हो रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं सबके, तो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंप्लीट हो रहे हैं, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। ओके, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इनका, आप लोग याद कर लीजिए। इनका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा sp3 sp4 sp2 क्या होता है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिडाइजेशन भी आप लोग, आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों का हो गया है ना? हाँ, तो हाँ उसमें सर। हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं, उसमें डिटेल्स में जा रहे हैं। ओके, थर्ड आते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। इसका जित कौन से ग्रुप में फॉर्म होता है? ग्रुप 15 16 17 तीनों ग्रुप से फॉर्म होता है। ओके, इनका एग्जांपल है नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, इनसे रिएक्शन करते हैं। जैसे NH3 लिख लिया इसके लिए H2 लिख लिया, इसके लिए HF लिख लिया। अभी देखो NH3 में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं H H H, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। इसके बाद ये दो लोन पेयर है, ये फालतू लोन पेयर है, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं इसके किसी भी बॉन्ड बनाने में या किसी करने में, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं इसका 2 to 4 to 6 to 8, बट ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के हाइड्राइड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। और ये क्या हो गया, अगर इसमें लॉन पेयर प्रेजेंट है तो इसको लुईस बेस बोल दिया। इसका जो सेकंड पॉइंट है लुईस बेस हो गया इसका। ओके, इसी तरीके से अगर H2O में देखेंगे हम लोग, तो H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं। फ्लोरीन में यहाँ पे 3 लोन पेयर है, 2 to 4 to 6। आप लोग टेबल सही से बना लेना। ओके, हो गया। अभी देखो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है बच्चों, पता है आपको कि नहीं? फ्लोरीन। कौन इस तरीके से होता है ना, फ्लोरीन, हाँ। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेचर है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है बच्चों, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने लगते हैं। जैसे कि अगर NH3 है, NH3 और H2O और HF, आप लोगों ने देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि ये तीनों कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हाँ। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने लगते हैं, तो इनकी जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है, या जो
प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है, जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो डेंसिटी वगैरह होती है, वो बाकी ग्रुप से डिफर करती है। मतलब जो ट्रेंड्स होता है ना इनका, जो ग्रुप में जो ट्रेंड्स ट्रेंड्स होता है और पीरियड्स हैं, वो इनका अलग होता है, लेकिन इनमें केमिकल बॉन्डिंग का, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेचर आ जाता है, तो बाकी जो एलिमेंट है उनसे अलग होती है इनकी, मतलब सबकी बढ़ जाती है। अलग क्या बोलते हैं कि इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, डेंसिटी भी इनकी थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं पर्टिकुलर एरिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ओके भाई, तो समझ में आया? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नहीं। नहीं है डाउट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए। मैंने आपको पॉइंट बताया, आप लोग नोट्स बना रहे हो या मेरे नोट्स का वेट कर रहे हो? हम्म? लग नहीं रहा आप लोग नोट्स बना रहे हो। द प्रेजेंस ऑफ lone pair highly electronegative atoms like chlorine, oxygen, nitrogen. Okay. Atoms in hydrides. Hydride general in hydrogen bonding between the molecules. Okay. This leads to association of molecules. That means it is change of physical properties like melting point, boiling point, density increase हो जाता है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक जो जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का रीजन बताया ना मैंने, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आता है कि बाकी ग्रुप से इनका इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफर क्यों करती है, तो ये पॉइंट पूरा लिख देना है। दैट ड्यू टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नेचर, वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नेचर, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने लगते हैं, देन दिस लीड्स टू एसोसिएट द मॉलिक्यूल, दैट इज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो मैं अब पॉइंट बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। द स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्राइड in a particular group, in a particular group, okay, decrease with तो बताया क्या होता है, कैसे होता है? इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। ओके, ये पॉइंट है, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब कंपटीशन एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्योंकि ये पॉइंट इधर पे रिलेट नहीं, ये पॉइंट अगले आने वाले चैप्टर में भी रिलेट होगा। सपोज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं NH3 का, H2O का बात कर रहे हैं,
या BH3 का, एल्यूमिनियम 3 का, ये इन सब का बात कर रहे हैं। तो जब उनका चैप्टर आएगा एस ब्लॉक की ब्लॉक वाला, तो वहाँ पे भी इसी पॉइंट की बात की जाएगी, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट की बढ़ जाती है। ओके, ये क्यों होता है बच्चों? क्यों होता है? क्योंकि डिक्रीज इन जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और जो बॉन्ड लेंथ होती है उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। इसलिए एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उनका जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड बॉन्ड लेंथ उनका इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एटॉमिक साइज। ओके, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने में डिक्रीज हो जाती है। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, नॉन स्टोसिमेट्रिक, थर्ड पॉइंट है। मेटेलिक और इनको कभी कभी बोलते हैं इंटरस्टिशियल बोलते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका रीजन मैं बताऊंगा। ओके, अभी ये कैसे फॉर्म होते हैं, कहाँ फॉर्म होते हैं, ग्रुप में कोई बताएगा? फॉर्म बाई मैनी डी इन एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उनके साथ ये फॉर्म होता है। ओके, समझिए बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक कहाँ पे हैं, डी और एफ ब्लॉक ये है। ये वाले एलिमेंट इतने कलरफुल है, एलिमेंट फॉर्म होते हैं। ओके, ये फॉर्म कब होते हैं, जब इनको हीट करते हैं अंडर प्रेशर। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में ये लोग रिएक्शन करके फॉर्म नहीं होते हैं। क्यों? When heated with H2 under pressure। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ग्रुप 6, 7, 8, 9 एलिमेंट do not react with hydrogen। इसमें एक्सेप्शन है, ग्रुप 6 का एलिमेंट, एक्सेप्शन लिख लीजिए, ग्रुप 6 का एलिमेंट है ओनली क्रोमियम फॉर्म करता है, क्रोमियम alone form the hydride, that is CRH। ओके, समझ गए बच्चों? अभी देखो, मैंने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर ली है कि जो ग्रुप 6, 7, 8 है, इस ग्रुप की जो बात मैंने कर ली है ना, इस ग्रुप को बोलते हैं हाइड्राइड गैप बोलते हैं। यहाँ पे कल मैंने बताया था ना हाइड्राइड गैप, क्योंकि ये फॉर्म नहीं करते, किसी से रिएक्शन करके ये फॉर्म नहीं करते, क्योंकि सिर्फ क्रोमियम है जो रिएक्शन करके फॉर्म करता है, इसलिए ग्रुप 6, 7, 8, 9 को हाइड्राइड गैप बोलते हैं। मैंने आपको बताया, इसमें देखो ये जो हाइड्राइड गैप होते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एलिमेंट 6, 7, 8, 9 ये फॉर्म नहीं करते हैं। देखो इसमें क्रोमियम ही है, एक एक्सेप्शन है जो फॉर्म कर रहा है। ओके, समझिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट चलें।
नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ग्रुप 3, 4, 5 एंड 10, 11, 12 ये ग्रुप तो आप लोगों को ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख रहा हूं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट La लिथियम 2.67 ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। V0 सॉरी VH 0.5 Ni H 0.7 ZR H 1.3 से 1.75 तक वेरी करता है। ओके तो देखो इनका स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? अगर इनका स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखा जाए तो 1:2.67 है बच्चों, इसका 1:0.5 है, इसका 1:0.7 है, इसका 1 समथिंग कितना आएगा यहाँ पे वो ओके, क्योंकि ये 1.3 से 1.75 तक बहुत सारे एलिमेंट फॉर्म कर देता है। ओके अब ये फॉर्म क्यों होता है? देखो सपोज कोई मेटल्स है, मेटल्स क्या है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इस तरीके से ये मेटल का क्यूब है। ओके यहाँ पे सब जगह पे मेटल्स हैं। जब मेटल सिस्टम उसमें होगा फॉर्मेट में होगा, एक क्यूब और यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी सपोज मेटल्स हैं। तो जब मेटल्स के दो एटम पास में, क्योंकि जब मेटल्स होंगे ना सॉलिड फॉर्म में मेटल्स होंगे, तो उसके जो क्यूब्स हैं, छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, तभी तो जाके मेटल्स बनेगा ना। तो जो सपोज कोई भी मेटल्स है, यहाँ पे लैंथेनम या वेनेडियम निकल कोई मेटल रख लीजिए, इनके बीच में जो ये स्पेस होता है, इस स्पेस में आकर के हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा या नहीं पढ़ा अभी? हेलो एवरीवन, सॉलिड स्टेट आप लोगों ने स्टडी किया है? नहीं। नहीं सर। नहीं। नहीं किया तो अभी कर लोगे आप लोग, मैं पढ़ा देंगे। ओके तो अभी इतना एज्यूम कर लो, सपोज एक कोई बॉक्स है, ये इस तरीके से मेटल होते हैं ना, मेटल क्यूबिकल फॉर्म में होते हैं। क्यूबिकल फॉर्म का एक जो मेटल है ये भी मेटल है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अभी जब जो रिएक्शन करते हैं तो हाइड्राइड जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आके इनके बीच में बैठ जाता है, बीच में जिनके गैप होता है ना वहाँ पे हाइड्राइड बैठ जाएगा, ये हाइड्रोजन बैठ जाएगा। लेकिन जब ये बीच में बैठता है ना, दो मेटल्स के बीच में आता है, तो इसका रेशियो है ना बराबर बराबर नहीं बैठता है। सपोज जैसे कोई भी एटम्स आएगा, एक यहाँ पे क्यूब है, एक यहाँ पे क्यूब है, तो हाइड्रोजन आके दोनों बराबर नहीं बैठता कि 50% इधर पे हो जाए 50% इधर पे, तब तो वो सोडियम NaH नहीं बन जाएगा। क्योंकि सोडियम का जो सोडियम के साथ में क्या होता है, यहाँ पे जो सोडियम है Na, सपोज यहाँ पर भी Na, तो जो हाइड्रोजन गैप आएगा बीच में, तो 50% इसके अंदर जाएगा, 50% इसके अंदर जाएगा सोडियम के साथ। बट उस केस में ऐसा नहीं होता, मतलब बाकी केसों में ऐसा नहीं होता है। ओके तो ये जो D ब्लॉक और F ब्लॉक के एलिमेंट है उनके केस में ऐसा नहीं, उनके केस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो जब बैठता है तो उसका रेशियो इरेगुलर फॉर्म में हो जाता है। मतलब हो सकता है यहाँ पे 20% हो, यहाँ पे 80% आ जाए, यहाँ पे 70% हो, यहाँ पे 30% है, इस तरीके से इरेगुलर फॉर्म में आ जाता है। और इन दोनों के ये बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्पेशियल स्पेस बोलते हैं। इंटरस्पेशियल स्पेस बोलते हैं, इसलिए इस हाइड्राइड जब ये हाइड्राइड फॉर्म होता है इसलिए इनको बोलते हैं इंटरस्पेशियल हाइड्राइड। समझ में आया? जो उसका थर्ड नाम मैंने बताया था इंटरस्पेशियल हाइड्राइड, इसी रीजन की वजह से इसको इंटरस्पेशियल हाइड्राइड बोलते हैं। सर हाँ फिर से समझाओ, मतलब समझ नहीं आया ज्यादा। लेंथेनाइड ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले तो सपोज प्रैक्टिकली नहीं मिलते हैं, बट ये देखा गया है कि ये फॉर्मूले इस तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक है, लैंथेनम हाइड्राइड है, इसका फॉर्म है LaH 2.67।
ये आपको एक दो याद करने की जरूरत है एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दिखाने के लिए, बट सारे याद करने की जरूरत नहीं है कि हमारे स्टडी हमारे कोर्स में एस डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट की स्टडी नहीं करना है। ओके, तो ये आपने याद कर लिया। सपोज कोई मेटल्स है, एक ये मेटल्स का क्यूब है, ठीक है, दो मेटल्स के क्यूब है। मेटल्स मैच बॉक्स देखा ना, माचिस की डिब्बी देखी नहीं आप लोगों ने, या कोई भी क्यूब ले लीजिए आप, जो भी क्यूब होता है उस क्यूब, सपोज दो क्यूब है आपके पास, जब दो क्यूब आपस में अटैच होंगे तो बहुत सारा लेंथेनम जैसे लेंथेनम है। जब ये आपके पास किसी बॉक्स में या किसी बीकर में या कहीं पर भी होता है मेटल्स, तो इसको एक बॉक्स में लेगा, तो जैसा भी आपको मेटल्स मिलता है तो उसका जो एलिमेंटल फॉर्म है उसका, जब एलिमेंटल फॉर्म में जाके हम लोग स्टडी करेंगे तो उसके छोटे छोटे से क्यूब्स दिखाई देते हैं हमको, जो हमारा जब हम देखते हैं उनको लैब में जाकर के तो छोटे छोटे से क्यूब हमको दिखाई देते हैं। ओके, टेलीस्कोप से देखते हैं या जो भी अदर चीजें होती हैं। तो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन उन क्यूब्स के बीच में बैठ जाता है, हाँ हाँ उन क्यूब्स के बीच में जाके बैठ जाता है। अब बीच में जाके बैठ जाता है तो सपोज मैं किसी दो लोगों के बीच में बैठता हूँ, तो मैं जो मेरा शेयर है 30% किसी और के साथ, 70% किसी और के साथ, तो इस तरीके से ये फॉर्म होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये है वेनेडियम है 0.5 है, इधर पे कुछ हो गया, इधर पे कुछ हो गया, 0.7 है, इधर पे कुछ फॉर्म हो गया, इधर पे कुछ फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से हाइड्राइड फॉर्म होते हैं। ओके, हाँ हाँ अब हाँ सर। समझ गए ना। तो जो हाइड्रोजन का शेयर है यहाँ पे इसके साथ 70% चला गया। सपोज ये निकिल है, ठीक है, यहाँ पे निकिल ले लिया मैंने, इसके साथ 70% चला गया, इस तरफ 30% आ गया, तो एनआई है। अभी जब इसके चारों तरफ होंगे इस तरीके से, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी तरफ है, चारों मतलब जितना फेस है इसके सारे फेस की तरफ, फेस कितना 1 2 3 4 5 6 फेस है, सभी फेस की तरफ एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा इसका, तो उसका जो सम होता है, मैं अभी स्टडी किया, मैंने आपको एक फेस के बारे में बताया, जब भी हम स्टडी करेंगे या देखेंगे उसमें, सपोज कोई मेटल है यहाँ पे, सॉलिड स्टेट में आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा विथ एग्जांपल। इस तरीके से क्यूब है, एक एक ये हो गया सरफेस इसका, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये सामने हो गया, फोर्थ ये हो गया। ओके बच्चों, ये चार सरफेस समझ में आ रहे हैं आपको। 5 ये लास्ट वाला 5 हो गया, और ये 6 सामने वाला हो गया। ये 6 सरफेस समझ में आ रहे हैं। हाँ ओके वेरी गुड। जब ये 6 सरफेस सब इस तरीके से एक और क्यूबिकल फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, तो ये सपोज निकिल का है, ये भी निकिल है। ओके, जब हाइड्रोजन इसमें अटैच होगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 और 4 के बीच में अटैच होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, एक क्यूब यहाँ पर भी क्यूब होगा ऊपर, होगा कि नहीं होगा। इन दोनों क्यूब के बीच में हाइड्रोजन आएगा, एक क्यूब यहाँ पर भी होगा। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को। इसी तरीके से सेम क्यूब यहाँ पर भी होगा। ओके, ये सेम क्यूब यहाँ पर भी होगा, चारों साइड में क्यूब होंगे। ओके, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा। तो सपोज देखो, जब ये हाइड्रोजन है इसके साथ इसका शेयर ज्यादा हो गया, तो इसके साथ ऑलरेडी इसका शेयर कम बचेगा। सपोज इसका इसका 70% इसका हो गया, 70% इसका हो गया, 70% इसका, 70% इसका, तो इसके साथ 30% बचा। समझ में आया बेटा। हाँ सर। तो इस तरीके से, और ये स्पेस बोलते हैं, इस बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है और बीच में फॉर्म कर देता है। ओके,
या इसको लेटेस्ट पॉइंट भी बोल देते हैं, लेटेस्ट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखो। नेक्स्ट जो एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी आपको पता है हाँ, क्या होते हैं, बताएगा कोई? एडजॉर्प्शन मतलब सिर्फ सरफेस पे रहता है और हाँ एब्जॉर्प्शन वो पेनिट्रेट कर जाता है। हाँ, एडजॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं जो सोख लेता है, सपोज सोखना कोई चीज होता है, एब्जॉर्ब करना। ओके, एडजॉर्प्शन होता है जो सरफेस पे रहता है, जो मतलब उस पे चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है। ओके, समझ गए? ये दोनों आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप लोग अभी समझ लो। एडजॉर्ब होते हैं ADSORB, ठीक है, ये होता है सरफेस पे, सरफेस या स्टिकिंग करना है, ठीक है। ये एडजॉर्प्शन तो आप लोगों को पता है कि एडजॉर्ब कर लेता है, उसको बाहर खींच लेता है या उसको पेनिट्रेट कर लेता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है डी ब्लॉक एलिमेंट से और एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो ये एडजॉर्ब कर जाता है, इसकी सरफेस पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से दिस इज द मेन रीजन कि जो एफ और डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, कैटालिस्ट की तरह हम लोग यूज करते हैं, मतलब बहुत अच्छे कैटालिस्ट बन जाते हैं हाइड्रोजन की इस प्रॉपर्टी की वजह से। ओके, और ये कैटालिस्ट हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोफॉर्मिलेशन एंड बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ये होता है, तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है मोस्ट ऑफ देम सब कैटालिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं। ओके, क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है ना बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन सबसे रिएक्ट कर जाता है। ओके बच्चे, समझ में आया? ये इसके पॉइंट खत्म हो गए। अभी हम आते हैं, जब हमारे पास जो पॉइंट था, अभी हम आते हैं इस पे कि जो इंटरमीडिएट हाइड्राइड है, इसको इस पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इंटरमीडिएट हाइड्राइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड और इंटरमीडिएट हाइड्राइड। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड है, इसलिए इस तीनों चारों फॉर्म को उन्होंने इसको फोर्थ नंबर बना दिया, बट इतना फोर्थ नंबर ऐसा है नहीं, उसको हम लोग एक्सेप्शन के रूप में याद कर लेते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। अदरवाइज हम उसको एक और फोर टाइप ऑफ हाइड्राइड बना दें, उसको फोर्थ नंबर बना दें, उसको लिख दें पॉलीमेरिक हाइड्राइड। और इंटरमीडिएट हाइड्राइड। ओके, ये फॉर्म कैसे होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.4 टू 2.0 के बीच में होती है, वही हाइड्राइड होते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड होते हैं। ओके, समझिए बच्चों, इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसके एग्जाम्पल वही हैं जो मैंने बताया था। क्या बताया था? BeH2 MgH2, जो हम लोगों ने आयनिक हाइड्राइड के एक्सेप्शन में जाकर पढ़ लिए हैं। ओके, समझ गए? इनका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, जैसे वो बॉन्डिंग वगैरह जो हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप की इसमें बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे BeH और BE इस तरीके से हो जाती है। जो सिंपल वैलेंस थ्योरी है इसमें डील करती है, सिंपल वैलेंस थ्योरी आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके, तो ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड हो गए, समझ गए बच्चों? इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, Al, ये हो गया। Al भी कभी कभी फॉर्म कर लेते हैं, जैसे AlH3 हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं BeH2N MgH2N AlH3N।
ये जरूरी नहीं है, ये दो मेन चीज है। ओके, इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। तो अभी हम लोग यहाँ तक हम लोग हाइड्राइड चैप्टर जो हाइड्राइड हमारा हेडिंग था वो कंप्लीट हो गया। सारे टाइप ऑफ हाइड्राइड हम लोगों ने स्टडी कर पीरियोडिक टेबल में जितने भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बाइनरी कंपाउंड बनते हैं, सबके साथ हमने रिएक्शन सीख लिए। ओके, अभी हाइड्रोजन का दूसरा कंपाउंड आता है, इसको बोलते हैं वाटर, जिसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिए। हम लोग स्टडी करेंगे वाटर, नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में वाटर थोड़ा आप लोग पढ़ के आना, उसमें क्या क्या चीज होती है, क्या क्या नहीं होती है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे नहीं फॉर्म होता है। जनरल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि हमारा जो एनिमल बॉडी है, एनिमल बॉडी मीन्स जो एनिमल बॉडीज में हम भी ह्यूमन भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। ओके, एनिमल बॉडीज है वो कितने परसेंट वाटर रहता है, कोई बताएगा? 70%। एनिमल बॉडीज में हाँ 70% बोल सकते हैं, 65%, 65 to 70% है, बट बुक में लिखा है, एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि 65%। ओके, तो आप लोगों को एनसीईआरटी फॉलो करना है फॉर जेईई मेंस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बट ये जनरल चीजें हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, कि कोई कभी पूछ देता है तुमसे या नहीं कुछ है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है जो प्लांट बॉडी है, प्लांट में कितने परसेंट होता है? प्लांट में अप टू 95% तक बच्चों वाटर होता है। प्लांट में वाटर एंड फूड अपनी बॉडी को कौन ले जाता है बताइए? मतलब जो प्लांट में फूड एंड जो वाटर वगैरह होते हैं नीचे से कौन ले जाता है, तो बताएगा? जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ, बायोलॉजी लिए हो ना आप लोग? नहीं लिए हो? इतना तो पता होगा। जाइलम फ्लोएम होता है जो नीचे से सॉल्ट वॉल्ट वगैरह जो बाकी प्लांट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो जाइलम फ्लोएम के थ्रू अंदर जाती है। ओके, जो बेटा ओशियन होता है, ओशियन या अर्थ में जो वाटर है अपना 75% तक वाटर है अर्थ में, जो अपना अर्थ का। ओनली 25% जमीन है अपने पूरे अर्थ में। जमीन समझ रहे हैं ना, जहाँ पे पानी नहीं है, इतने परसेंट पे पानी है। अभी ये पानी का जो डिफरेंशिएशन क्या कैसा है वो आप लोग बुक से पढ़ लेना, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जो 97% अप टू 97% ओशियंस होते हैं। ओके, और जो लेक होते हैं 0.008%, 2% तक जो ग्लेशियर वगैरह आइस होते हैं, 2% अपना आइस है जो ग्लेशियर जिसको बोलते हैं। ओके, सर वो डिसैलिनेशन वो करते हैं ना, डिसैलिनेशन मतलब सी वाटर को प्योर बनाते हैं। हाँ, सी वाटर को क्लियर बनाते हैं, तो उसमें क्या डाउट है? तो वो एग्जैक्टली कैसा होता है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस या फिर सिंपल इसमें इवेपोरेशन करके? जब हम लोग उसको क्लियर बनाते हैं ना, जैसे देखो वाटर को क्लियर बनाना है, जनरली क्या होता है, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया ना, जो एक C+O2 वाला रिएक्शन होना है, इसमें भी हम लोग आजकल क्या होते हैं, जो सी वाटर होते हैं ना, सीवेज वाला वाटर होते हैं, वो यूज करते हैं। इससे क्या हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो जो डिसएलिवेशन होता है, जो सीवेज वाटर की बात कर रहे हो, उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे हाँ हाँ कैसे सही वाटर निकालना है ना हमको। हाँ सर, डाउट क्या है एक्चुअली, डाउट क्या है? मतलब वो डिसैलिनेशन प्रोसेस में हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सॉल्ट वाटर का या फिर उसे इवेपोरेट करके निकालते, प्रोसेस कौन सी होती है? नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, इवेपोरेट करके उतना वाटर निकलता है, बट उतना
प्योर वाटर निकलता है इवेपोरेशन से, बट वो उतना हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पर नहीं कर पाएंगे ना हम इवेपोरेटर से, तो उसको हमको हाँ इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। हाँ सर ठीक है। ओके, हाँ जैसे कोई भी वाटर है, मान लो कि मेरे पास वाटर है, घर में जो होता है वाटर है बाल्टी में रखोगे, अगर मेरे को इवेपोरेशन से कुछ खराब वाला वाटर है, इवेपोरेशन करेंगे उसको तो उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, और वो थोड़ा प्रोसेस महंगा हो जाता है, इसलिए इंडस्ट्रियल में इवेपोरेशन कर लेते हैं तो वाटर प्योर हो जाता है। हाँ सर। आप लोगों ने इतना स्टडी कर लिया, वाटर का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ के आना, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस, टेस्टलेस वाटर होता है, वाटर का कोई टेस्ट होता है? नहीं। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। वाटर सॉलिड में इन नेचर होता है, सॉलिड भी होता है, आइस भी होता है, पेपर लिक्विड भी होता है, वेपर भी होता है, गैस भी होता है। ये सारी चीजें आप लोग को कल मैं बताऊंगा, बट आप लोग खुद से पढ़ के आओगे तो थोड़ा जल्दी आप लोग समझ जाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों, तो अभी आज का लेक्चर इधर पे ही स्टॉप करते हैं। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं डाउट सर। नहीं नहीं है? सर। डाउट ओके, ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप से जो भी है। ये नोट्स चाहिए जो मैंने बनाया है या नहीं चाहिए? हाँ सर भेजिए। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने नोट्स बनाए नहीं होंगे, मुझे तो पता है। ठीक है, मैं भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग नोट्स बनाओगे तो मैं आपको, आपके लिए बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आपसे खुद से नोट बनाओगे तो अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि हमारी जो मेमोरी है, जो माइंड पावर है, वो कैसे रिएक्ट करती है, उसका फंक्शन ही होता है। जब तक हम लोग लिखेंगे नहीं, जब तक हम लोग कॉपी में पेन नहीं चलाएंगे, हमारे दिमाग में नहीं चीजें आती हैं। हम किसी भी चीज को 1000 बार क्यों ना पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में नहीं जाएगी। अगर उस चीज को आप 2 बार भी लिख लोगे तो जो तुमने 10 बार पढ़ा है उससे ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा। तो ट्राई करना कि आप क्लास में भी लिख लो, भले ही रफ कॉपी में लिखो, जैसा भी लिखो लिख लो, बट जो नोट्स बनाओ उसमें अलग तरीके से अपना अच्छे से नोट्स बना लो। बट जितना आप लोग लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करना है लिख के, तो फिर आप सोच लो आपको कहाँ देखना है, अपने आप को कहाँ नहीं देखना है। ठीक है, चलिए, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय सर।